साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको पटना शहर के ऐतिहासिक रिजवान पैलेस की कहानी सुनाऊंगा। साथियों, आप जानते हैं पटना का सबसे जो मुख्य चौराहा है वो है डाक बंगला चौक। एक जमाने में यहाँ एक डाक बंगला हुआ करता था, अब तो डाक बंगला का नामो निशान मिट गया, लेकिन डाक बंगला चौक नाम आज तक है। जब आप डाक बंगला चौराहे से पटना जंक्शन की ओर जाइएगा तो सड़क में आपको बाईं ओर लेफ्ट साइड में एक बहुत शानदार इमारत दिखाई देगी। इमारत पुरानी हो चुकी है, काफी हद तक खंडहर हो चुकी है, लेकिन जैसी कहावत है कि खंडहर बताता है कि इमारत बुलंद थी। तो यही इमारत है और इसका नाम है रिजवान पैलेस यानी रिजवान महल। रिजवान का मतलब होता है स्वर्ग का द्वारपाल। ये अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी भाषा का शब्द है, और जन्नत के दरवाजे का जो पहरेदार होता है उसे कहते हैं रिजवान। ये जो रिजवान पैलेस है इसे बनवाया था सैयद हसन इमाम ने। सैयद हसन इमाम पटना के पास ही नेवड़ा के रहने वाले थे, बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े रईस थे, और अपने जमाने में हिंदुस्तान की बड़ी हस्तियों में उनकी गिनती होती थी। 1918 में कांग्रेस के वे अध्यक्ष चुने गए थे। उन दिनों हिंदुस्तान गुलाम था और कांग्रेस का अध्यक्ष बनना किसी हिंदुस्तानी के लिए बहुत इज्जत की बात समझी जाती थी। हसन इमाम ने लंदन पीस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था, जहां तुर्की की शांति संधि पर दस्तखत किए गए थे। तो देश विदेश में हसन इमाम की पूछ थी। ये जो पूरा रिजवान पैलेस है इसको गोथिक आर्किटेक्चर में बनाया गया है। आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला, यानी इमारत बनाने की शैली होती है, और पहली बार देखने में ये लगता है जैसे ये कोई किला हो, इसलिए कई जगह इसे रिजवान कासल भी लिख देते हैं लोग। कासल का मतलब किला होता है, लेकिन ये किला नहीं, ये एक पैलेस है, और इसमें सैयद जो थे हसन इमाम वो रहा करते थे। और जब पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इस रिजवान पैलेस ने बड़े बड़े नेताओं की मेजबानी की थी। कांग्रेस के जो उस जमाने के टॉप नेता लोग थे वो लोग रिजवान पैलेस में ठहरे थे, तो इसका इतना ऐतिहासिक महत्व है। ये जो हसन इमाम साहब थे इनका 1933 में इंतकाल हुआ, इनकी मौत हुई, और मरने के 2 साल पहले 1931 में इन्होंने रिजवान पैलेस को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। अब आप पूछेंगे कि वक्फ क्या होता है। तो वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है, और वक्फ का मतलब होता है समर्पण यानी डेडिकेशन। जब हम किसी चीज को दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो उसे वक्फ कहते हैं। तो यदि कोई मुसलमान अपनी संपत्ति के किसी हिस्से को कहता है कि इसका धार्मिक कार्य के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है। यदि किसी मुसलमान ने अपने वसीयत में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद ये जो जमीन है, इस जमीन पर एक कब्रिस्तान बनेगा या एक मस्जिद बनाई जाएगी, तो वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति होती है। और वक्फ की संपत्ति की देखभाल करने के लिए हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड है। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है और एक शिया वक्फ बोर्ड है। तो ये जो जमीन थी हसन इमाम की, ये जो पैलेस था इसमें रिजवान पैलेस, और इसके साथ 122 कट्ठे की जमीन है, वो शिया वक्फ बोर्ड के अधीन आ गई। सैयद हसन इमाम के बेटे का नाम था टूटू इमाम, और टूटू इमाम के बेटे का नाम यानी कि हसन इमाम के पोते का नाम है बुलू इमाम। बुलू इमाम पर्यावरणविद हैं, इन्वायरमेंट की हिफाजत करते हैं, और अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और झारखंड के हजारीबाग शहर में रहते हैं। तो ये रिजवान पैलेस की दास्तां हुई।
अभी 4-5 रोज पहले रिजवान पैलेस इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने एक फैसला दिया है और उस फैसले में कहा गया है कि ये जो रिजवान पैलेस है इस पर शिया वक्फ बोर्ड का पूरा हक है। यानी कि इसका पूरा मैनेजमेंट जो है, पूरा जो इसका प्रबंधन है वो शिया वक्फ बोर्ड करेगा और इस फैसले को शिया वक्फ बोर्ड की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, मेरा क्या उससे ताल्लुक रहा रिजवान पैलेस से? पहली बार मैंने कब देखा, मैं बीएमपी 6 मुजफ्फरपुर में कमांडेंट हुआ करता था। बीएमपी का मतलब हुआ बिहार मिलिट्री पुलिस। मुजफ्फरपुर में उसकी 6ठी बटालियन है, मैं उसका कमांडेंट था। और एक बटालियन में 6-7 कंपनी होती है, तो उसकी एक कंपनी पटना में भी थी और उस कंपनी मुख्यालय जो था, उस कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स था वो रिजवान पैलेस में ही था। यानी कि बीएमपी के जो कंपनी कमांडर थे और भी जवान वगैरह जो थे वो रिजवान पैलेस में रहा करते थे। तो मैं कभी कभी मुजफ्फरपुर से पटना आता था तो अपनी कंपनी को देखने जाता था, तो वहां से मैंने पहली बार रिजवान पैलेस के बारे में जाना कि ये कितनी शानदार इमारत है। साथियों, जब रिजवान पैलेस की चर्चा हुई तो लगे हाथ सुल्तान पैलेस की भी मैं बात बता दूं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। सुल्तान पैलेस जो है ये पटना के वीरचंद पटेल पथ में पर है। इसे सुल्तान अहमद नाम के एक शख्स ने बनवाया था जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर रहे थे और ये भी बहुत शानदार इमारत है। पलटू राम ने कुछ साल पहले ऐलान किया था कि सुल्तान पैलेस को तोड़कर वहां एक प्राइवेट कंपनी से होटल बनाया जाएगा। फिर मैंने उसका बहुत विरोध किया, मुखालफत की। उसके बाद पलटू राम को झुकना पड़ा और अब सरकार ने कहा है कि सुल्तान पैलेस को तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि उसको एक हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत या धरोहर, यानी सुल्तान पैलेस को हेरिटेज होटल में बदल के विरासत की रक्षा की जाएगी। तो साथियों, ये जो पटना की धरती है बहुत ऐतिहासिक धरती है, इस पर एक से एक ऐतिहासिक इमारतें हैं। लेकिन दुख की बात है कि पलटू राम जैसा नालायक मुख्यमंत्री अभी हुकूमत कर रहा है और जो एक कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही कहावत लागू होती है। और पलटू राम को ना तो सुल्तान पैलेस की अहमियत मालूम है, ना रिजवान पैलेस की अहमियत मालूम है और अंजुमन इस्लामिया हॉल को तो वो पहले ही तोड़वा चुका है। पलटू राम सिर्फ अनंत सिंह के जूते साफ करना जानता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।